डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो साइंस का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत जो पेपर कोड होगा 824 EJ, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद दूसरा भी मेरे पास साइंस का ही पेपर कोड 824 समथिंग, कोई दूसरा कोड भी है 824 समथिंग करके, है ना, EZ है शायद, या जो भी होगा उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें 1 बाई 1 क्वेश्चंस, जो 7 बहुविकल्पी क्वेश्चंस आए होंगे फिजिक्स से रिलेटेड, उन्हें देखेंगे और उसके बाद इसके जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे उन्हें भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, हमने पहले से लिख रखा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो अवतल दर्पण में आपके पास 6 केसेज हैं, जिनमें आपको पता है कि अवतल दर्पण केवल छठी केस में ही आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा इमेज बनाता है। वो केस कौन सी है? जब वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाता है? P और F के बीच में। बाकी 5 केसेज में अवतल दर्पण सदैव वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। ठीक है, तो आभासी नाम सुनते ही और मिरर नाम सुनते आपने ठोक दिया होगा कि जो अवतल दर्पण होगा वो केस नंबर 6 में आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा इमेज बनाएगा। तो आपका ऑप्शन 6 होगा, P और F के बीच में। जी, यही ऑप्शन होगा, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा पहले का। ठीक है, दूसरा देखते हैं, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, मतलब शब्दकोश का मतलब यहाँ पे डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में अक्षर जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के या हिंदी अल्फ़ाबेट के, वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें देखने में आपको समस्या आ सकती है। तो उसके लिए क्या होगा, यदि आपके आंखों में थोड़ी मोड़ी दृष्टि दोष है, कोई समस्या है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। आप कौन सा चश्मा ज़्यादा बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा अच्छा ढंग से पसंद करेंगे? तो उसके लिए शर्त होगा कि जिस भी लेंस का पावर ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो लेंस आप इस्तेमाल करेंगे। मिरर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, सिंपल। तो मिरर जिस में होगा, जिसमें मिरर होगा, जिसमें अवतल दर्पण होगा या फिर अवतल लेंस होगा, उसे तो आप बतौर सोचे समझे ही काट देंगे। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस जो होगा वो जूम नहीं करेगा। जूम नहीं करने का मतलब वो बड़ा करके आपको अक्षर को नहीं दिखाएगा ना, बड़ा नहीं, वो छोटा करके दिखाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास अवतल लेंस होगा, ऑप्शन में सारे लेंस ही हैं, दर्पण कोई नहीं है। ठीक है, तो जो अवतल लेंस होगा वो छोटा करके दिखाता है, तो अवतल लेंस को क्या करेंगे, आप फटाक से काट देंगे। जिन जिन ऑप्शन में अवतल लेंस होगा वो फटाफट गलत है। आपने इसे काटे होंगे, आपने तो केवल एक ही विकल्प पे हिट किया होगा, वो भी हिट क्या करना है, इसमें तो आपको बबल्स रंगने थे, यानी गोले भरने थे। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हैं। उसके बाद ये जो उत्तल लेंस है उसमें एक का फोकस दूरी 50 दिया, दूसरे का 5 दिया। तो जिस भी इन दोनों लेंसों में से जिस लेंस का पावर ज़्यादा आएगा वो लेंस ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो P = आपके पास एक फार्मूला होता है सेंटीमीटर में, फोकस और पावर में, P = 100/F। यदि 100 रखेंगे तो 100/F यानी 100/F सेंटीमीटर में बातचीत करेंगे, तो 50 यदि फोकस सेंटीमीटर वाला आप लेंस इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो पावर आएगा वो 2 डायोप्टर आएगा। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि कोई भी आपके पास अक्षर उसमें लिखा होगा शब्दकोश में, तो उसमें क्या होगा कि वो 2 गुना उस ऑब्जेक्ट का इमेज 2 गुना बड़ा करके दिखाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से जब P = 100/5 इस्तेमाल करेंगे तो कितना देगा, 20। ठीक है, कितना देगा, 20 डायोप्टर, यानी 20 डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर वाला बढ़िया या 20 डायोप्टर वाला? तो जवाब है सर 20 वाला, है ना। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितना फोकस दूरी कम से कम होगी उसका पावर उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो उतना बड़ा करके वो अक्षर को क्या करेगा, दिखाएगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आप प्रयुक्त करेंगे। तीसरा लिखा है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। वो ये कहना चाह रहा है कि एक लेंस हमारे पास और एक मिरर है। अब बताना नहीं चाह रहा कि कौन लेंस है और कौन मिरर है। ठीक है, उत्तल है या अवतल है बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन एक हिंट जरूर आपको दिया है कि जो फोकस दूरी दिया है, जो F दिया है वो निगेटिव दे रखा है ना, -15 सेंटीमीटर दिया है। इसी से आप समझ जाएंगे कि ऐसा कौन सा मिरर होता है जिसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। और कौन सा ऐसा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो अवतल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे, अवतल।
ठीक है, पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, जी यही सही होगा। यानी जो दर्पण होगा वो भी अवतल होगा और जो लेंस होगा वो भी क्या होगा, अवतल ही होगा। चौथा क्वेश्चन लिखा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है या वह होता है। कह रहा है कि मानव नेत्र के आँख पर, है ना, आँख पर जब किसी वस्तु को आप बाहर से देख रहे हो और उस वस्तु का इमेज आपके आँख के अंदर कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, तो आपको वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। तो ऑप्शन में रेटिना तो दिया नहीं है, रेटिना नहीं है तो क्या है, दृष्टिपटल दिया है, दृष्टिपटल दिया है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, दृष्टिपटल। क्या होगा, दृष्टिपटल, है ना, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। कह रहा श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास इक्वल दे रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों जो तार होंगे वो एक ही पदार्थ के बने होंगे। ठीक है, चाहे दोनों सोने के होंगे, चाहे चांदी के, या फिर लोहा का, या किसी भी पदार्थ का हो, दोनों का मटेरियल सेम है। इस बात का मतलब दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, सेम। दोनों की लंबाइयाँ सेम हैं, अर्थात L दोनों तारों का जो लेंथ होगा वो भी आपस में क्या है, इक्वल। दोनों तारों की मोटाई सेम है, मोटाई का मतलब थिकनेस, दैट मीन्स उनका जो एरिया होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। यानी ए भी इक्वल है दोनों तारों का लेंथ इक्वल है, दोनों तारों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल है। तो आपसे कहना चाह रहा है वो शुरू में कि यदि इन दोनों तारों को हम पहले सीरीज में जोड़ेंगे, फिर इन्हें पैरेलल ऑर्डर में जोड़ेंगे, तो जब इनका रेशियो निकालेंगे, हीट का रेशियो सीरीज में और हीट का रेशियो पैरेलल में, तो इनके रेशियो का जो हीट का जो रेशियो जाएगा वो क्या आएगा, 1:4 या 4:1 या 2:1 या 1:2। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो आप R = 2 निकालिए। शर्त के हिसाब से यहाँ पे आपको ये पता लग चुका है कि दोनों जो चालक तार होंगे उन दोनों तारों का रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है, सेम। क्यों, क्योंकि आपके पास एक फार्मूला होता है रो इक्वल टू एक फार्मूला होता है आपके पास RA/L। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप R का वैल्यू निकालेंगे तो ρL/A आ जाएगा। R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, R = आ जाएगा ρL/A। रो सेम है दोनों तारों के लिए, लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, थिकनेस का मतलब एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों तारों का सेम। यानी यदि हम मान लें पहले वाले जो तार होगा उसका रेजिस्टेंस भी R है, दूसरे का भी R है, तो इनको यदि सीरीज आर्डर में हम जोड़ेंगे, किस में पहले जोड़ेंगे, सीरीज आर्डर में। इस तरह से पहला वाला जिसका रेजिस्टेंस R, दूसरा वाला इसका रेजिस्टेंस भी R, तो सीरीज आर्डर में नेट रेजिस्टेंस RS हम माने तो RS = होता है सीरीज आर्डर में R1 + R2 + R3 अप टू ... ठीक है, तो R + R यहाँ 2 ही है तो कितना जगह 2R। और इन्हीं को जब हम सीरीज आर्डर के बाद पैरेलल आर्डर में जोड़ेंगे RP करके, है ना, पैरेलल आर्डर में जो नेट प्रतिरोध होगा उसे हम RP से इंडिकेट करते हैं, जो कि फार्मूला होता है इसका। 2 रेजिस्टेंस आपके पास है तो R1 × R2 बटा के R1 + R2 ये फार्मूला होता है आपके पास। ठीक है, तो R1 R2 इक्वल है तो R × R क्या हो जाएगा, R², और R यहाँ भी R यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2R। R से R कैंसिल हो जाएगा कि कितना आ जाएगा R/2, जो कि पैरेलल आर्डर में नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा R/2। अब शर्त है कि इन्हें आपको एक बार सीरीज में जोड़ना है और पैरेलल में जोड़ने के बाद हीट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हीट कैसे निकालेंगे, देखो सीरीज आर्डर में हीट निकालने के लिए H = होता है आपके पास I²RT, एक फार्मूला होता है आपके पास H = I²RT। तो I यहाँ पे सीरीज आर्डर है, सीरीज आर्डर में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम, ये आपको पता है। ठीक है, तो I को यहाँ से आप ट्रांसफ़र करिए, ठीक है, I को यहाँ से भगा दीजिए, ठीक है, लेके चलते हैं, I को हटाएंगे तो I = क्या होगा, V/R, क्योंकि सीरीज आर्डर में I इक्वल होता है आपको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस में हम इसको लेके कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल आर्डर में करंट का वैल्यू डिफरेंट होता है बट पोटेंशियल सेम होता है, उसीलिए हम इसको क्या करेंगे, पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो I = क्या होगा, V/R, I = क्या होगा, V/R, यानी V²/R। ठीक है, V²/R, I के स्थान पे V²/R², है ना, वर्क करेंगे ना, V/R रखेंगे तो V²/R²। तो क्या होगा, यहाँ से जब R² आप करोगे तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा V²/R, यहाँ पे यस मान लीजिएगा आप, क्योंकि जो R आप इस्तेमाल करेंगे वो सीरीज आर्डर में है, तो R के स्थान पर हम RS लिख लेते हैं इंटू कितना T। अब यहाँ RS का वैल्यु आप निकाल के बैठे हैं, कितना आया है 2R, कितना आया है 2R। तो यहाँ से जो हीट आएगा इन सीरीज आर्डर में वो HS = आ जाएगा V² के RS के स्थान पर आप 2R रखिएगा इंटू कितना ऊपर होगा T।
जो सवाल होगी उसमें ये बात कहनी चाहिए इसे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। दोनों जो तार हैं उन्हें सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, इसी वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, भी में कन्वर्ट कर रहे हैं और दोनों को सीरीज में और पैरेलल आर्डर में हम पोटेंशियल क्या रखेंगे, इक्वल इक्वल। तो एच एस इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2r आ जाएगा, ये सीरीज आर्डर का। सिमिलरली हम इसी तरह पैरेलल आर्डर का निकालेंगे तो फार्मूला यही इस्तेमाल करेंगे, एच इज इक्वल टू आई, फार्मूला यही इस्तेमाल करेंगे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई को यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, वहीं भी बाई आर रखेंगे तो भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, एक आर से कैंसिल होगा तो भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी आएगा। यहाँ पे एच पी हम लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि पैरेलल आर्डर में निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ आर के स्थान पर भी हम आर पी लिखेंगे। तो यहाँ से भी स्क्वायर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, आर पी जो होगा आपके पास r/2 है, इंटू टाइमिंग कितना है, सेम मान लेते हैं, इंटू टी टाइम है। ठीक है, अब भाग दे लेते हैं दोनों का, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के हम पहले में दूसरे का भाग दे लेते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना, एच एस डिवाइड बाई एच पी, एच एस डिवाइड बाई एच पी तो कितना है, भी स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2r होल अपान, ये कितना है, ये है भी स्क्वायर अपान के आर टी डिवाइड बाई कितना, है मेरे भाई 2। हाँ ठीक है, कितना है 2। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल होगा, टी से टी कैंसिल होगा आपके पास, आर से आपका आर कैंसिल होगा। ओके, और ये 2 कहाँ जाएगा मेरे भाई, तो 2 ये आएगा इसी के पास, है ना, कहाँ आएगा, ये इसी के पास आएगा, क्योंकि ये पूरा वाला जो टर्म्स है ये बाहर जाएगा, मतलब बाहर का बाहर में गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा और ये जो 2 है ये नीचे ही आ जाएगा। तो ओवरऑल कट पीट के कितना आएगा, ऊपर तो कुछ नहीं, 1 बचेगा और ये 2 इसी के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो 1 रेशियो कितना आएगा 4, 1 रेशियो कितना आएगा 4, है ना। एच एस अपन एच पी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 संबंधित 4। तो जिस ऑप्शन में 1 रेशियो 4 होगा वही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 5वें क्वेश्चन का 1 रेशियो 4। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको भ्रमित किया होगा, लेकिन आप एनसीईआरटी के यदि सवाल को सॉल्व किए होंगे तो आप इसे ज़रूर लगा दिए होंगे। ठीक है, छठा कह रहा है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु परिपथ मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, है ना। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो घर में आपको पता है कि काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का जो वैल्यूज़ होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो डिवाइसेस होते हैं, उपकरण होते हैं, क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो ऐसे केस में शॉर्ट सर्किट होता कब है, जब करंट का वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होता है ना। तो लघु परिपथ के दौरान विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मैंने आपको लिखवाया भी था, है ना, हमने आपको इसको नोट करके भी बताया था जब इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि बहुत अधिक क्या होता है, विद्युत धारा का वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, नहीं लघु पथन होता है तब। ठीक है, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करना है यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए किस डिवाइस का हम इस्तेमाल करेंगे, वो डिवाइस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एमीटर गलत है, एमीटर से क्या करते हैं मेरे भाई, एमीटर से तो विद्युत धारा नापते हैं, उत्पन्न थोड़ा करते हैं। गैल्वेनोमीटर गलत है, गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, हम तो इससे पता करते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट बह रहा है कि नहीं। माइक्रो एम्पियर में हम पता कर सकते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका जो काम होता है ये बताता है माइक्रो एम्पियर कोटि का करंट, यानी किसी तार में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है उसका डिटेक्शन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। जो जनित्र होता है मेरे भाई, जनरेटर होता है, वो विद्युत धारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जनित्र यानी जनरेटर। ठीक है, मोटर नहीं होगा मेरे भाई, ये तो वैसे ही दे दिया फालतू का। ठीक है, तो विद्युत विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो उपकरण होगा, करने की जो युक्ति होगी उसे क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, दैट मीन्स जनरेटर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन खंड ब देखते हैं। खंड ब में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 2-2 नंबर के, पहला जो है उसमें अ ब करा है, मतलब ए और बी लिखा है। क्या है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। किरण आरेख आपको बनाना है, मैंने कहा था कि रे डायग्राम आता है, पक्का आता है। ठीक है, आपने 6 केसेस यदि पढ़े होंगे अवतल दर्पण के तो आप इसका रे डायग्राम आसानी से बना दिए होंगे। पहला इसमें जो पहला में ए क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। ठीक है, चलिए जी, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं ऐसे। और ये अवतल दर्पण का क्या होता है मेरे भाई, पोल, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है,
ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है। वक्रता केंद्र C और फोकस F इसके बीच में रखा गया है। कौन सी केस है? तो केस नंबर 4 है। इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो वो कह रहा है इसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख खींचिए और बताइए इसकी स्थिति और प्रकृति, यानी ये कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा वो पूछना चाह रहा है। तो आपके पास 3 रास्ते हैं रे डायग्राम खींचने के। मैंने बताया था आपको कि यदि ऑब्जेक्ट आपका ओ डैश जो है C और F के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा? आपको पता है C और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और आकार में वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर यदि लाइट जाती है तो कहाँ से लौट के आएगी? फोकस से, आपको पता है। तो इसको आप लेके आएंगे ऐसे सीधे फोकस से। अच्छा, ये दिखाना बेहद ज़रूरी होगा ना, डायरेक्शन, लाइट का डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है कि कहाँ से जा रही है, किधर बेंड हो रही है, ये बताना ज़रूरी होगा। अदरवाइज आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइट चैप्टर में आपको डायरेक्शन दिखाना बेहद ही ज़रूरी होता है। चलिए जी, दूसरा रास्ता क्या होगा? आप इसको फोकस से लेके जाएंगे। कहाँ से? फोकस से। यदि प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो जब ये मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा यानी परावर्तन होने के बाद ये कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये लौट आएगी इधर, है ना। अब ये दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो दोनों की दोनों परावर्तित किरणें हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगी वहीं पे क्या बनता है? इमेज। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है C और इन्फिनिटी के बीच में। इधर कौन है? इन्फिनिटी है। इधर कौन है? इन्फिनिटी है। इमेज बन रहा है C और इन्फिनिटी के बीच में। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और आकार में वस्तु से क्या बन रहा है? आकार में वस्तु से बड़ा। C के आगे जैसे जाता है वहाँ से बड़ा बनना शुरू हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या था? आपसे वो पूछा था कि उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। तो आप ये फिगर बना दिए होंगे, उसके बाद आप स्थिति लिख दिए होंगे। स्थिति में क्या लिखेंगे? C व अनंत के बीच। क्या लिखेंगे? C व अनंत के बीच, है ना। ये स्थिति हो गई। उसके बाद आपसे पूछा है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि जो इमेज बन रहा है आभासी सीधा है कि वास्तविक उल्टा है। तो ये सच्ची में 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो इमेज कैसा बन रहा है? वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है? उल्टा। वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है? उल्टा। ठीक है, तो प्रकृति हो गई वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट इसी का जो बी क्वेश्चन था, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है बी में कि ध्रुव और फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो उसके लिए आप क्या किए होंगे? एक अवतल दर्पण लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर आप पोल बनाए होंगे। यहाँ पे पोल होगा, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर। ठीक है, जितनी दूरी पी से एफ की होती है उतनी ही दूरी मेरे भाई, उतनी ही दूरी किसकी होती है? एफ से सी की। उतनी ही दूरी किसकी होती है? एफ से सी की होती है। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है? ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव बोले तो पोल और फोकस बोले तो एफ, इसके बीच में, यानी छठा केस में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है पी और एफ के बीच में। चलिए, इस केस में क्या होगा आपके पास? इस केस में वही 3 रास्ते हैं, कोई 2 रास्ता आप पसंद करोगे। मुख्य अक्ष के समांतर लाइट जाएगी तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर लाइट को लेके जाओगे तो क्या होगा मेरे भाई? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से लौट के आएगा? फोकस से। फोकस कहाँ है? या फोकस है। लाइट आ गई इधर, है ना। लाइट आ गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर से बेंड होके आ जाएगी, परावर्तित होकर। दूसरा कहाँ से लेके जा सकते हैं? दूसरा रास्ता आपके पास C से है। कहाँ से? C से। तो ऐसे लाइट जाएगी, है ना। ये C से जा रही है, आपको पता है C से जाती है तो C से लौट के ही क्या होती है? चली आती है। तो यहाँ पे जब इसको आप पीछे ऐसे लेके आएंगे इस तरह से, तो देख रहे हैं पीछे क्या हो रही है? फैल रही है। पीछे क्या हो रही है? फैल रही है। तो क्या है पीछे कभी मिलेगी? जवाब है नहीं। यदि पीछे नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? हम इसे आगे मिलाते हैं। कहाँ मिलाएंगे? आगे। ऐसे डॉटेड लाइन से आगे मिलाएंगे, है ना। इसको डॉटेड लाइन से कहाँ मिलाएंगे? आगे, इस तरह से मिलाएंगे। ये रियल लाइन नहीं होगी मेरे भाई, है ना। ये रियल लाइन नहीं होगी। ये कैसी लाइन होगी? ये वर्चुअल होगी। ये कैसी होगी? वर्चुअल, है ना। मतलब ये आभासी लाइन होगी। कहेंगे आप सच्ची में कहाँ खींच रहे हैं? अरे हम इसको अभी मिटा रहे हैं ना, देखो हम इसको अभी मिटा रहे हैं। मतलब ये डॉटेड है। ये क्या है? डॉटेड। तो आप इसको जब खींचे होंगे तो आप डॉटेड से ही खींचे होंगे। कैसे? डॉटेड से। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? आई डैश। इमेज आप देख रहे हैं कि ये जो 2 लाइट हमने खींचा है ये दोनों रियल में मीट नहीं कर रही हैं, बल्कि हम इन्हें क्या कर रहे हैं? मिलती हुई आभास करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे स्थिति और प्रकृति पूछा था, तो आप स्थिति में क्या लिखेंगे? इमेज कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। क्या लिख देंगे? दर्पण के पीछे, स्थिति में। उसके बाद प्रकृति भी आपसे पूछा है, तो प्रकृति में क्या लिखेंगे आप? प्रकृति में क्या बता देंगे इसे? तो प्रकृति में जो मतलब प्रकृति का मतलब है आभासी, वास्तविक, सीधा या उल्टा क्या है? तो यहाँ पे देख रहे हैं आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी। तो आभासी में एक शब्द आ रहा है C। आभासी में एक शब्द कौन सा आ रहा है? C माने क्या होता है? सीधा। C माने सीधा। तो प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, खंड ब का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं खंड ब का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, यानी O का वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए इसे क्या लेते हैं? प्लस ही लेते हैं।
कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी है ना, ये प्रश्न सरासर क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन ही सरासर गलत दे रखा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में इसे बताना चाहिए कि वो जो दर्पण है क्या वो उत्तल है या अवतल है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे माने कि ये उत्तल है या अवतल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, इस वजह से आपको 4 नंबर तो ऐसे मिलने चाहिए, चाहे आप सवाल गलत लगाओ या सही, क्योंकि ये बता नहीं रहा है कि वो मिरर उत्तल है या अवतल। बस वक्रता त्रिज्या सवाल में दे रहा है कि 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो इससे कैसे जान सकते हैं कि उत्तल है कि अवतल। ऐसा तो होता नहीं कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होती है या अवतल की 30 होती है, ऐसा फिक्स होता है क्या। तो क्वेश्चन ही क्या दिया है, गलत दिया है। इस क्वेश्चन में इसे ये कहना चाहिए कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का किसी दर्पण के सामने नहीं, बल्कि इसे कहना चाहिए उत्तल दर्पण के सामने। सवाल में क्या होना चाहिए, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन ही गलत दिया है, ठीक है। दर्पण कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, उसे उत्तल नाम बताना चाहिए उसे, ठीक है। तो उत्तल हम मान के चल रहे हैं, उत्तल हम मान के चल रहे हैं, तो उत्तल दर्पण होगा तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो सवाल में क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। आर का वैल्यू +30 लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सवाल में 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से। कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। यू का मान ऑलवेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये अब हमें सवाल में दिया है, हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, यानी भी का वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। भी का डिमांड कर रहा है, भी का डिमांड कर रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए और आकार, ठीक है। आकार कहने का मतलब वो आई भी हमसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, आई, ठीक है। आई जो इमेज बनेगा वो कितना बड़ा या छोटा बनेगा। तो कहेंगे यहाँ तो सर भी पता ही नहीं है, केवल यू दिया है और ओ दिया है, हम कहाँ से निकालेंगे भी, क्योंकि भी निकालने के लिए हमें चाहेगा एफ, हमें चाहेगा यू, ये दो यदि पता रहेंगे तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर की मदद से हम क्या निकालेंगे, एफ। आर की मदद से हम क्या निकालेंगे, एफ। तो एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2। एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2। मेरे पास ये एफ कितना है मेरे भाई, पता नहीं। आर पता है, हाँ जी आर पता है। आर कितना दिया, 30/2 विच इज इक्वल टू कितना, 15। तो ये एफ कितना गया, 15 सेंटीमीटर। तो इस चिरकुट को यहाँ बताना चाहिए सवाल में, प्रश्न में, कि दर्पण कौन सा है, उत्तल, तभी तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। एफ 15 मिला, यू का मान कितना आया, -20। भी हम निकालेंगे किससे, दर्पण के सूत्र से। तो हम इसे अच्छे से लिखे होंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। मैंने याद कराया था आपको, दर्पण में क्या आता है, प। दर्पण में क्या आता है, प। प मीन्स क्या रहेगा, प्लस। प मीन्स बीच में क्या रहेगा, प्लस। तो मान रखो 1/f। एफ कितना दिया, एफ कितना है, 15। 1/15 इजिकल टू 1/v। भी पता है, नहीं पता करना है, प्लस 1/u। यू कितना है, -20। कितना है, -20। तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसे अगली लाइन में प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, इसी में नहीं। 1/v प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/20 से बुलाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/15 प्लस 1/20 विच इज इक्वल टू 1/v, है ना। 15-20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15-20 का एलसीएम 30, नहीं कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। 15 चौको 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से आपको 1/v तो चाहेगा नहीं मेरे भाई, आपको भी चाहेगा, तो 7/60 इक्वल टू 1/v इम्प्लाइज दैट, है ना, इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे। तो 1/v का उल्टा v, तो 7/60 का उल्टा क्या होगा, 60/7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको भाग दे के भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं आएगा। अब ये भी प्लस आ रहा है तो ये क्या बता रहा है, भी प्लस आ रहा है तो क्या बता रहा है, मैंने चिन्ह परिपाटी में आपको बताया था कि नहीं, यदि भी प्लस आ रहा है, भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, आप ही बताओ ना। भी यदि प्लस आता है तो क्या बताता है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्या बता रहा है। भी इज इक्वल टू यदि पॉजिटिव आता है उत्तल दर्पण में, तो ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें उत्तल दर्पण प्लस बनाता है, कहेंगे सर 2 ही केस होता है उत्तल में। उत्तल में क्या होता है, 2 ही केस होता है, तो चाहे वस्तु कहीं भी रखो वो तो प्लस ही आएगा, यानी इमेज क्या बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो भी इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब आप लिखेगा भी इज इक्वल टू पॉजिटिव है, भी इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। इस बात का मतलब क्या है, प्रकृति आपसे पूछा है, स्थिति, प्रकृति और आकार, है ना। स्थिति तो आपको भी पता है, स्थिति तो आपको भी पता है, कहाँ हमेशा कहाँ बनता है, हमेशा कहाँ बनता है, इमेज जो बनता है वो पी और एफ के बीच बनता है। तो स्थिति में क्या लिखेंगे, ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच स्थिति होगी। इसके बाद प्रकृति पूछा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हमेशा कैसा इमेज बनाता है मेरे भाई, आभासी। कैसा बनाता है, आभासी। और आभासी बनाएगा तो हमेशा कैसा बनाएगा, सीधा। तो आप इसको ब्लैक पेन से लिखे होंगे, स्थिति को और प्रकृति को वहाँ पे बताए होंगे, ध्रुव और फोकस के बीच, और प्रकृति में आभासी व सीधा, ठीक है। इसके बाद तो
आई का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमसे आई भी पूछा था। तो मेरे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे आई बटा के ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। याद रखिएगा दर्पण में माइनस होता है और लेंस वाले चैप्टर में ये प्लस होता है। ठीक है, आई कितना दिया, आई तो पता करना है। ओ कितना दिया है, ओ कितना दिया है 5, 5 रख लो भाई। माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है। भी का वैल्यू कितना है 60 बटा के 7 अपान। ठीक है, यू कितना दिया है, यू -20 है। यू कितना है -20। ठीक है, -20 इसके बटा 1 मान सकते हो। ठीक है, इसके बटा 1 मान सकते हो। सही बात है कि ना, सही बात है कि ना, बताओ ना, सही बात है, मान सकते हैं। माइनस से माइनस का होगा, कटेगा। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 60 बटा ये 7 गुणे कितना हो जाएगा 20, 7 गुणे 20, 20 × 60 यानी 3 बटा के 7, यानी आई बटा के 5, आई बटा के 5 बराबर 3 बटा के 7। आई बटा के 5 बराबर 3 बटा के 7। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 बटा के 7, 15 बटा के 7, 15 बटा के 7 मतलब भाग दे ले इसको मेरे भाई, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, एक बच्चे का 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, कटेगा तो है नहीं तो छोड़ दे मेरे भाई। 2.14 या 15 बटा के 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तेरा क्या दूसरा। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे ये कहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार, तो आकार क्या लिख देंगे 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु का आकार 2.14, सॉरी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2.14 गुना बनेगा या 2.14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड, 4 ओम प्रतिरोधक, आर का वैल्यू दे रहा है 4 ओम, टाइमिंग दे रहा है प्रति सेकेंड, बोले तो 1 सेकेंड, 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। एच कितना दे रहा है मेरे भाई 100 जूल, 100 जूल दे रहा है, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यानी आपसे भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भी। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। एच इज इक्वल टू, आपको फार्मूला याद होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी है ना। आई को आप ब्रेक कर दो, आई इक्वल टू क्या होता है भी बाई आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर से आर कटेगा, यहाँ से आ जाएगा टी, भी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आर से आर कैंसिल होगा, भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होगा। यह एच आपको फाइंड आउट करना, यह एच आपको दे रखा है ना, यह एच आपको दे रखा है कितना 100, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई कितना है ये तो पता करना है, तो भी स्क्वायर ऐसे रहेगा। आर का वैल्यू कितना 4, टाइमिंग कितना सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ 4 का 100 में गुणा कर देंगे कितना जाएगा 400 इज इक्वल टू भी स्क्वायर, तो भी बराबर कितना जाएगा 20 वोल्ट, 400 का वर्गमूल कितना जाएगा 20, तो भी कितना जाएगा 20 वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, जो कि 4 नंबर आपको दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका जो चौथा है वो कह रहा है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसके ब्रूसों का क्या कार्य है वो भी बताना है। तो यहाँ पे जो लिखा है नामांकित आरेख खींचकर उसके विद्युत जनित्र के बारे में, तो विद्युत जनित्र का मतलब एसी वाला जो एसी विद्युत मोटर होता है उसके बारे में आपको ये बताना है। ठीक है, यानी विद्युत जनित्र कहने का यहाँ पे मतलब है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से, एसी से मतलब है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से मतलब है। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से किए होंगे, लिखे होंगे, इसका फिगर बनाए होंगे, कुछ खास नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था कि एसी या डीसी या फिर विद्युत मोटर में से 3 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा। और यहाँ पे दोनों जो अथवा वाले आए हैं उसमें विद्युत मोटर है, ऊपर वाले में आपका एसी मोटर है। तो एसी मोटर या फिर विद्युत मोटर दोनों का आप नामांकित चित्र सिंपल आप ऐसे बना लिए होंगे। इसके बाद है ना, इस तरह से बनाना था फिगर आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना था, इस तरह से मोटर बना के विद्युत मोटर में इस तरह से मोटर बना के यहाँ पे ABCD इसका नाम दे देना था। जो कुंडली मेरे पास थी, यहाँ नॉर्थ और साउथ क्या थे मेरे पास मैग्नेट थे, इधर आपको इस्तेमाल कर देने थे, ब्रूस वगैरह लगा देने थे, फिर कराना था। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से किए होंगे। तो इस सेट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका जो सेट नंबर दूसरा है 824 समथिंग करके, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।